बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 21 फॉर चैप्टर 5 एंड ओवरऑल ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 32 के साथ कंटिन्यू करेंगे। और देखें, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है इसको देखेंगे। और इसमें ये न्यूमेरिकल टाइप है। मैं बड़े आराम से आपको ये समझाऊंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए और सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। वैसे भी सॉल्यूशन आप किसी भी की बुक से देख सकते हैं। देखें, अ फोटोन ऑफ लाइट विद एनर्जी दिस वन emitted बाय अ सोर्स ऑफ लाइट। ये इस एनर्जी का फोटोन पैदा होता है। आपने इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, वेव नंबर में, किस टर्म में, वेवलेंथ मीटर में मापी जाएगी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और जो है वो वेव नंबर मीटर में। यानी ये एनर्जी है, आपने मालूम क्या करना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। फार्मूलाज आपके साथ सामने होंगे। क्या एनर्जी को उसमें कन्वर्ट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इसका मतलब है कि एच की वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यू आपने इसमें दर्ज करनी है। ई आपको पता है 10⁻⁻19 जाउल, और ये जाउल सेकंड, इसको हल किया तो ये हर्ट्ज में जवाब आ जाएगा। आप इसको इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट, वेवलेंथ में आपने कन्वर्ट करना था। आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ जो है वो किसके इक्वल होता है, C ओवर V के। अब v का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। या तो आपको पता है ना कि वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। छोटी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बड़ी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कम। ये यहाँ पे c एक क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये स्पीड ऑफ लाइट है। और ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये मैंने प्रूव भी किया था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की मदद से। आप वहां से भी देख सकते हैं कि ये c ओवर न्यू के इक्वल होता है। अब आपने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में ये स्पीड होगी और ये फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में होगी। पर सेकंड से गया, जवाब किस में आएगा, मीटर में, जब आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट तीसरा है वेव नंबर कैलकुलेट करना। और वेव नंबर के बारे में आपको पता है जस्ट रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ है। वेवलेंथ अभी आपने कैलकुलेट किया, इसका रेसिप्रोकल ले लें, आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें जरा। कन्वर्ट दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू अर्ग्स, जाउल एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो वो तो पहले से ही है। और वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर। यानी आपने इनकी अब यूनिट्स चेंज करनी है। जो वैल्यूज आई हैं इनकी यूनिट्स चेंज करनी है। और इन यूनिट्स में अगर आप देखें तो आपको पता है 1 जाउल किसके बराबर होता है, 10 की ताकत 7 अर्ग के इक्वल होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये मैंने ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस में भी आपको ये बताया था। अब इसको हल किया तो ये 10 की ताकत -12 हो जाएगा। ठीक है। और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻27, यानी वो जो h की वैल्यू भी अर्ग्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जाउल सेकंड था तो आप लोग जाउल की जगह पे 10 की ताकत 7 अर्ग लिख सकते हैं। ये अर्ग सेकंड होगा, ये 7 अर्ग और सेकंड, ERG अर्ग और S फॉर सेकंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो आपको हर्ट्ज में दी हुई है, वो तो उसको जरूरत नहीं थी कैलकुलेट करने की। हाँ, वेवलेंथ सेंटीमीटर में आपने जो मीटर में कैलकुलेट किया है, जो भी वैल्यू मीटर में कैलकुलेट किया है उसको आप लोग, हाँ, ये स्पीड ऑफ लाइट को आप सी में, चलें उसको भी कर लें, पहले वाले को भी। आप ना एनर्जी ये अर्ग में हो गई है, ठीक है, और एच की वैल्यू ये भी अर्ग सेकंड में हो गई है। तो आप लोग इसको हर्ट्ज में, ये तकरीबन सेम वही वैल्यू आएगी जो ऊपर वाली आई है। इसका मतलब है इसमें कोई ऐसे कोई चेंज नहीं होगी, वही है। फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी ऊपर होगी टॉप पे। हाँ, 1.15 इंटू 10⁻14। इसका मतलब ये हुआ कि आप यूनिट जो मर्जी ले लें, जवाब फ्रीक्वेंसी का सेम आएगा, क्योंकि हर्ट्ज में है वो सेम रहेगा। इसलिए इसको ये एनर्जी अर्ग में ले लें, एच की वैल्यू भी अर्ग सेकंड में ले लें,
इसको सॉल्व करें फिर भी जवाब 10⁻⁴ 1.15 इंटू 10⁻⁴ ही आएगा। तो आप लोग इसके देख लीजिएगा। सेंटीमीटर में ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ना 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड थी, मीटर पर सेकंड में, लेकिन सेंटी में 100 होना चाहिए। तो आप लोग इसको 10 की ताकत 10 ले लें, 10 की ताकत 10 लेंगे तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपके पास है जनाब, एक मिनट और चलें, ये देखें, आप लोग इसे सॉल्व करना चाहें ना तो ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 का मतलब क्या होता है? ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गई इसकी स्पीड, जब आपने इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो 10 की ताकत 2 हो जाएगा। सारा कुछ ऐसे रखें, कॉपी करें, कंट्रोल सी, हाँ, ये देखें, ये आपने किया, यहाँ पे ये 10 की ताकत क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की ताकत 2 का मतलब है कि 10 की ताकत 8 और 2 इनको जमा किया तो 10 की ताकत क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये इसमें आ जाएगी, क्या नाम है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, यही वो वैल्यू थी जो सॉरी, यही वो वैल्यू थी जो आपने यहाँ पे पुट की है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी अभी आपने हर्ट्ज में कैलकुलेट की है, ये वही है, और ये सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेव नंबर, जो वेवलेंथ सेंटीमीटर में आपने कैलकुलेट की है वो ऊपर ये वाली। ठीक है, अब इसको वैल्यू सेंटीमीटर में पुट कर दें तो वेव नंबर पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जी 17, 19 जी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25, इन क्वेश्चन को अगर आप देखें तो अब आपका किधर आना चाहिए? मुझे हाँ इधर ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, बाकी तो नहीं है मेरे ख्याल में आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट। तो ये मैंने इसको गलत कर लिया है, इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा। चलो मैं इसको सीधा करके आपको दिखाता हूँ, फिर ये सारा सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो अब आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n5 टू n2, यानी जब 5वें ऑर्बिट से पहले दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करे तब उसके वेव नंबर कैलकुलेट करना है, और फिर 5वें से पहले पे। तो इसके लिए फॉर्मूला तो बड़ा सीधा सीधा है जो आपने किया हुआ था, मेरा ख्याल है इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फार्मूला था वेव नंबर कैलकुलेट करने का, ये रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर, n1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, और n2 क्या है? हायर। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर हमारे पास पहले पार्ट में n1 क्या है? 2, और n2 क्या है? 5। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब कैलकुलेटर की मदद से आपने रस्सी से क्या करना है? सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। फिर इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 23 के जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने जो n1 है वो क्या लेना है? 1। पहले n1 2 था,
N1 का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल और N2 से मुराद हायर एनर्जी लेवल। अब ये सारी वैल्यूज इस पे पुट करें आपके पास, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 25 का स्क्वायर 25 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो पूरी तरह से सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ये पर मीटर में, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, ये तो आपको पता ही है कि लेमन सीरीज जो है वो तब पैदा होती है जब हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन वापस आए, और जब सेकंड पे आएंगे तो बाल्मर सीरीज, यानी ऊपर वाला बाल्मर सीरीज में लाई करता है, यहाँ पे देखें, और नीचे वाला जो है वो किस में लाई करता है, लेमन सीरीज में। अब क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, फोटोन ऑफ वेव नंबर इतना है, emitted when electron jumps from n1 to n1, determine the number of orbit from where from where the electron falls, यानी वो jumps higher to n, यानी कहां से वो n1 पे आ रहा है, यानी आपने n2 मालूम करना है। इस क्वेश्चन में आपने क्या मालूम करना है, n2, और फिर आपने ये बताना है कि ये किस सीरीज में लाई करता है। सीरीज तो आपको पता चल गई है, क्यों, क्योंकि आ किस पे रहा है, पहले पे। जब पहले पे इलेक्ट्रॉन वापस आए तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये लेमन सीरीज है, ठीक है। और आगे इफ इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम n हायर ऑर्बिट टू n2, कैलकुलेट द वेव नंबर, फिर आपने इसका वेव नंबर भी आपने कैलकुलेट करना है। व्हाई दिस एनर्जी डिफरेंस इज सो स्मॉल एज कंपेयर टू द अबव कैलकुलेशन। अब इसमें एनर्जी डिफरेंस जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कितना छोटा होगा, आप लोग इसको एनर्जी डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। चलें इसके सी पार्ट को मैं बाद में देखता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को, पहले ए पार्ट को देख लें, जिसमें आपने क्या मालूम करना है, हायर एनर्जी लेवल यानी N2 मालूम करना है। इसको इसका सोल्यूशन अगर आप देखें तो ये आपके पास है N1, तो आपके पास डेफिनेट सी बात है 1 हो गया। N2 जो है वो आपने मालूम करना है, वैल्यूज पुट करें वेव नंबर की, क्या है वेव नंबर की जो उसने दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे N2 मालूम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, जब ये सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया। अब आपके पास N1 तो 1 था ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 पे डिवाइड किया 1 आ गया। अब ये सारा ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये माइनस वाली रकम में इधर आके प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली इधर आके माइनस हो जाएगी, बस इंटरचेंज किया है, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो फर्क क्या हुआ आपके पास, ये जब आप इसको हल किया, इसका जवाब आपने N2 मालूम करना है, तो N2 मालूम करने के लिए आपको इसको उलट लेना पड़ेगा। जब इसको उलट दिया तकरीबन 14.6 जवाब आया फ्रैक्शन में, और इसको अगर आप राउंड करें तो 15, जब आप इसका अंडर रूट लें तो जवाब क्या आता है 3.82, जो राउंड ऑफ करें तो 4 आता है। इसका मतलब है कि चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस पे फॉल कर रहा था, पहले ऑर्बिट पे। बी पार्ट में अगर आप देखें तो वो तो आपको सिंपल सी बात है कि ये पहले पे आ रहा है, इसलिए ये ट्रांजिशन एन हायर ऑर्बिट टू 1 पे हो रही है, तो इसका मतलब है ये लेमन सीरीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने सी पार्ट को और से देखें जरा, इसमें वो कहता है कि जब ये चौथे से दूसरे पे आए, हायर ऑर्बिट अभी आपने मालूम कर लिया ना, चौथे पे आ रहा है, चौथे से पहले पे आ रहा है, अभी आपने चौथा मालूम किया, लेकिन वो कहता है कि अब ऑर्बिट आप वही क्वेश्चन नंबर ए वाला ही लें, हायर ऑर्बिट, लेकिन N2 जो है, N1 जो लोअर एनर्जी लेवल है, अब क्या रखें, 2 रखें। फिर इसको क्वेश्चन को गौर से पढ़ लें, सी पार्ट को कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम हायर ऑर्बिट, अब ये हायर ऑर्बिट जो अभी आपने कैलकुलेट किया, तो N2 जो N2 पे आए, देन कैलकुलेट द वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर। और एक और रीजन आपने बतानी है कि इसमें एनर्जी डिफरेंस क्यों है, ठीक है, इतना स्मॉल क्यों है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप वेव नंबर तो कैलकुलेट कर लेना, वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे कितना रहेगा 2 पॉइंट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आपको पता है कि N1 जो है वो क्या है 2 है,
तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, n2 4 है, 4 का स्क्वायर 16। आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो आपके पास ये वेव नंबर आ गया। अब एनर्जी डिफरेंस क्यों छोटा है आपको बताता चलूं। वेव नंबर is directly proportional to energy difference. If value of wave number is so small, the energy difference will be small. ठीक है, when it jumps from n2 to n4, यानी n2 और n4 जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं इनके दरमियान एनर्जी गैप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसीलिए n उधर n1 और n4 के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था, n2 और n4 के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए इसका वेव नंबर भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसके इस तरह कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये उसकी रीजन भी बता रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर शेल टू द क्लोजर टू द न्यूक्लियस, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज बिकॉज इट एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ क्लोजर। इसको करीब लाने के लिए ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर शेल टू अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी जब n2 पे आए, ठीक है, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इट एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनको कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एनर्जी डिफरेंस व्हेन इट जंप फ्रॉम n2 टू n1 इज ग्रेटर एंड n2 टू n4 मतलब चौथे से दूसरे पे आने के लिए एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको इसके रीजन भी पढ़ ली। अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 25। ये बड़ा सिंपल सा है, इसको भी आपने गौर से देख लेना और आज के लिए ये इनफ होगा और ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 6 को टेकअप करेंगे। व्हाट इज द ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट हाफ अ स्पीड ऑफ लाइट। हाफ अ स्पीड ऑफ लाइट से जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा हो तो उसकी डी ब्रोगले वेवलेंथ क्या होगी। आपने वो वेवलेंथ कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला लगाना है। एक, कन्वर्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम्स, उसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्राम में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में, एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। फिर आपने इसको सेंटीमीटर में, फिर उसी वेवलेंथ को आपने किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम यूनिट में और पिकोमीटर में। तो ये तो कन्वर्जन ऑफ जो यूनिट है। सबसे पहले तो पहला ए पार्ट अगर देखें, ए पार्ट में वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से हाफ, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का हाफ क्या होगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और मास 9.109 × 10⁻31। अब गौर करें, मास ये सी ए, अभी आपने बताया कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका क्या होगी, हाफ होगी। ये मैंने इस 3 को 2 पे डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। अब आपने इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। स्पीड आपके पास ये हो गया, फार्मूला आपको पता ना डी ब्रोगले वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h आपको पता 6.625 × 10⁻34 जूल सेकंड, और ये जो मास है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और वेलोसिटी अभी आपने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट का हाफ है और आपने इसे कैलकुलेट किया मीटर पर सेकंड में। तो इसकी यूनिट को सेपरेट करके, नंबर्स को सेपरेट करके जब आपने इसे सॉल्व किया, क्योंकि आपको पता जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और साथ न्यूटन मीटर में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया उसका न्यूटन का। ये मीटर उसकी वजह से, वर्क की वजह से, न्यूटन मीटर है ना, वर्क जाउल, तो इसलिए यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये जाउल के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, और सेकंड इसके पार प्लस में है। ठीक है, और यहाँ पे बटे के नीचे किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये यूनिट को सॉल्व करना है आपने। अब नंबर्स को आप कैलकुलेटर की मदद से इकट्ठा सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है। नंबर्स को सेपरेट, यानी खाली नंबर को इधर देखें, 6.625, 9.1 और 1.5, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। 10 की ताकतों वालों को सेपरेट कैसे सेपरेट किया, -34 है, इसके पार ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस में +31 और ये माइनस ऊपर आके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, -34 + 31 - 8। अब
ये तो दोनों माइनस के हैं, 42 में से 31 निकाल दें तो क्या रह जाएगा 11, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि 42 माइनस का है, तो ये 10 की ताकत। और आप कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व कर लें और आप इसको सॉल्व करके वेवलेंथ जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कितनी निकली है 10 की ताकत माइनस 11 में, लेकिन आपको तो चाहिए 10 की ताकत माइनस 10 आंगस्ट्रॉम यूनिट में चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की ताकत माइनस 1 सेपरेट हो जाएगा। माइनस 1 का मतलब है बटे के नीचे जाके डिवाइड होगा। तो ये इसको जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 पे जब डिवाइड करेंगे, क्यों भला, क्योंकि 10 की ताकत माइनस 1 अलहदा कर लिया 10 की ताकत। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके, यहां से सॉल्व करके भी आपको बताता हूं। देखें क्या करेंगे, 10 की ताकत थी माइनस 11, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, 10 की ताकत माइनस 1 अलहदा कर लें और जरब 10 की ताकत माइनस 10 अलहदा कर लें। ये तो हो गया आपका आंगस्ट्रॉम यूनिट, ये सारा तो हो गया आपका आंगस्ट्रॉम यूनिट। इसको जगह पे मैं इसकी जगह पे नीचे कर देता हूं। चलें इसको भी बटे के नीचे लिख देंगे, बटे के नीचे इसके पास जाके क्या हो जाएगी 1/10, ठीक है। 1/10 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी यहां पे देखें तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर, ये तो आंगस्ट्रॉम यूनिट लिख देना इसकी जगह पे, कैपिटल ए और यहां पर आंगस्ट्रॉम, सॉरी इसको खत्म करें, सॉरी ये तो मुझे फिर ए, ये देखें तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ये आंगस्ट्रॉम यूनिट। अब देखो वहां पे आपके पास शुरू में जो नंबर था वो क्या था 0.48, 0.48, ठीक है। जरा 10 की ताकत माइनस 11 था। अब इसका मतलब ये हुआ, ये तो साथ वैसे का वैसा लिखा जाना चाहिए ना साथ साथ, ये वाला, हाँ सॉरी, कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर आगे इसको यहाँ पे लिखा। अब आप इसको 10 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.048 आंगस्ट्रॉम यूनिट। तो यहाँ पर आप लोग इसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये आंसर आ गया जो क्या लिखा हुआ है आंगस्ट्रॉम यूनिट में, और ये अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है ना 0.048 आंगस्ट्रॉम यूनिट। अच्छा जी, अब ये तो पहला पार्ट था। अब अगर आप इसका बी पार्ट देखें, कंपेयर द मास ऑफ, कन्वर्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स, ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो वो तो कोई इशू नहीं है। देखें बी पार्ट है, हाँ जी, आपको पता है किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 को 10 की ताकत 3 लिखते हैं, हल किया तो 10 की ताकत -28, और ये मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में अभी मैंने कन्वर्ट करने का तरीका बताया। तो ये आपके पास 10 की ताकत 10 आ जाएगा, 3 ज़रब 10 की ताकत 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपको पता इलेक्ट्रॉन की हाफ है, तो ये किस में होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में हो जाएगी। चलें ये भी ठीक हो गया। अब ये वैल्यू सेंटीमीटर की बजाय ग्राम और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। आपको पता है कि एच की वैल्यू अर्ग सेकंड में क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻⁷ है। अब ये वैल्यूज अर्ग में और ये सारी वैल्यूज जब पुट की तो वेवलेंथ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर्स में। और आप इसे इजीली देख सकते हैं, ये एच की वैल्यू ये पुट की अर्ग्स में, क्योंकि अर्ग छोटी यूनिट है, ठीक है, जाउल बड़ी यूनिट है। जाउल मीटर में जब यूनिट इस्तेमाल करें लेंथ की तो फिर जाउल आता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में यूज करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, अर्ग होगी, ठीक है। तो अब आगे जरा देखें, ये वैल्यूज पुट की अर्ग, और ये सारी वैल्यूज जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, अर्ग बेसिकली होती है ग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ग्राम होगी, यानी वैल्यू सारी किस में आ जाएंगे, ग्राम में।
तो यहाँ से जब इसे काटेंगे तो ओवरऑल जो यूनिट बचेगी आपके पास क्या बचेगी, सेंटीमीटर। अब इसको मैं इसमें बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन है, आप सिर्फ ये ध्यान में रख लें, ये यूनिट ना भी लिखेंगे, डायरेक्ट सेंटीमीटर में लिख देंगे तो आपके पास जवाब ठीक आ जाएगा। अब आप से वो ताकतों वालों को सेपरेट, जैसे अभी आपने पहले सेपरेट किया और नंबर्स को सेपरेट करके इसी तरह सॉल्व किया तो जवाब क्या आया, 0.048 10 की ताकत -8 सेंटीमीटर। और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 की ताकत -2 मीटर होते हैं। जब आपने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट की सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यही वही आंगस्ट्रॉम यूनिट में वही सेम जवाब आ जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट में लैम्डा आंगस्ट्रॉम यूनिट में, अब इसको आपने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। नैनो में आपको क्या चाहिए, 10 की ताकत -9 चाहिए, तो यहाँ पे 10 की ताकत -1 अलहदा हो गया, 10 की ताकत -9 की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको मजीद 10 ये बट्टे के नीचे आएगा, इसके पार में डिवाइड होगा तो ये 0.0048 हो जाएगा। इसका आंसर नैनोमीटर में ये होगा। और अगर आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पिकोमीटर में 10 की ताकत क्या चाहिए आपको, -12 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे उसने किया हुआ है सॉल्व, -12 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की ताकत -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 की ताकत -12 हो जाएगी। और यहाँ पर मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, आपको देखें, ये मैं आपको यही क्वेश्चन में दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ, यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं ना। आपके पास आंगस्ट्रॉम यूनिट में क्या आंसर है, ये वाला। चलें, अब आपको पता है आंगस्ट्रॉम यूनिट किसके इक्वल होता है, 10 की ताकत -10, ये 7, हाँ इसको ऐसे लिखते जाए, ये यहाँ पे दरम्यान में ज़रब का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास ये आ गया। अब आपको नैनो में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है 10 की ताकत -1 अलहदा कर लें और 10 की ताकत -9 अलहदा कर लें, ये आपके पास आंसर नैनोमीटर्स में हो गया। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। अब आंगस्ट्रॉम यूनिट में लेके सॉरी पिकोमीटर में लेके आना है, तो यहाँ पे इसी को ही, ये वाला जो ऊपर था ये वाला पोर्शन, इसी को ही कन्वर्ट कर लें। आंगस्ट्रॉम यूनिट में आपको पता है कि 10 की ताकत आपने क्या लिखना है, -10 लिखना है। ठीक है, तो अब आप 0.048 ज़रब 10 की ताकत 2 फिर ज़रब सॉरी 10 की ताकत -2, ठीक है, और फिर उसके बाद ज़रब 10 की ताकत -10। ये क्या हुआ भाई, देखो आंगस्ट्रॉम यूनिट मैंने वैसे लिख दिया, ये 12 लाने के लिए मुझे ये 10 की ताकत -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो साथ ही मुझे 10 की ताकत +2 से भी, यानी ये बट्टे के नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 की ताकत 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा और डिवाइड भी। इसका मतलब है ये तो 100 हो गया, 10 की ताकत 2, जब आप इसको 100 से ज़रब देंगे तो जो आपका आएगा 4.8। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन हो गया। अब ये दोनों जो है ये किसके इक्वल है, 10 की ताकत -12 के। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसे 10 की ताकत क्या लिख देंगे, -12, और 10 की ताकत -12 किसके इक्वल होता है, पिकोमीटर के। ठीक है, तो अब आप इसको पिकोमीटर्स में भी आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई इशू होगा तो फिर आप लाइव क्लासेस में ये चीज़ें मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग, इसने आपकी एक्सरसाइज का पार्ट था, इसी को आपने याद करना है। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं दोबारा से भी
ये चीजें समझाने के लिए तैयार हूँगा।